दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, जिस तरह से जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई। होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट तलब की राज्य सरकार से और आज जो राज्यपाल हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को एक तरह से साफ तौर से नसीहत दी या ताकीद की या उसको कह सकते हैं वार्निंग दी कि अगर राज्य सरकार अपना काम नहीं करेगी तो राज्यपाल को अपना काम करना होगा। मैसेज साफ है कि राज्य सरकार को एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर और जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसे बनानी होगी। लेकिन इन सब के बावजूद ये पहली बार नहीं हुआ कि गवर्नर इस तरह की वार्निंग ममता बनर्जी को दे रहे हैं। इससे पहले भी गवर्नर कई बार इस तरह की वार्निंग दे चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी उस पर एक्ट करने को तैयार नहीं है। तो क्या पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है, जो राजनीतिक लड़ाई तृणमूल और बीजेपी के बीच में, वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक तौर से ही लड़ी जाएगी या फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी लड़ने की कोई गुंजाइश बचती है? क्या गृह मंत्रालय जो पश्चिम बंगाल के अधिकारी हैं उनको नेल कर सकता है? और ये सब कुछ जानते हुए भी कि वहाँ की स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो फिर वहाँ पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाता? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात इन सारे विकल्पों की। मैं हूँ शंकर अनिमेश। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिस तरह से जेपी नड्डा के काफिले पर, जो जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, पहले वो भवानीपुर गए, फिर वो डायमंड हार्बर गए और उनके काफिले पर साथ ही जो कैलाश विजयवर्गीय हैं वहाँ के प्रभारी, उनके काफिले पर हमला हुआ। और उसके बाद कल जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए, ढेर सारे हमले किए और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। अमित शाह ने कल ट्वीट किया और उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने वहाँ के सरकार से रिपोर्ट तलब की और साथ ही केंद्र सरकार ने वहाँ के जो डीजीपी हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको 14 तारीख को दिल्ली तलब किया है। राज्यपाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्यपाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है और ममता बनर्जी अगर अपने रास्ते पर उन्होंने अमल नहीं किया तो राज्यपाल को एक्शन लेना पड़ेगा, राज्यपाल को आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि राज्यपाल वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए जेपी नड्डा से कल जब सवाल पूछा गया था तो जेपी नड्डा ने उसको टाल मटोल कर दिया और कहा कि बीजेपी कभी भी संवैधानिक सरकारों को संवैधानिक तरीके से चलाना चाहती है और जो राजनीतिक लड़ाई है वो राजनीतिक तरीके से लड़ा जाएगा। यानी कि एक तरह से मैसेज साफ है कि केंद्र सरकार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहती। अब जब अगर गवर्नर ने रिपोर्ट भेज दिया है होम मिनिस्ट्री को और होम मिनिस्ट्री को अपनी भेजी रिपोर्ट में गवर्नर बार बार इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के जो कल जेपी नड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 100 से ज़्यादा जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी एक तरह से पॉलिटिकल किलिंग हुई है। तो ये सब जानते हुए भी होम मिनिस्ट्री राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहा जब उसके पास ये ऑप्शन है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि गृह मंत्रालय वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहा। बीजेपी जानती है कि जो ममता बनर्जी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो स्ट्रीट फाइटर रही हैं, लाइक उमा भारती की तरह से। ये अलग बात है कि उमा भारती का जो करियर था वो स्ट्रीट फाइट से शुरू हुआ था और उसके बाद जब उन्होंने मध्य प्रदेश में सत्ता एक तरह से बीजेपी को दिलवाई तो थोड़े दिन के बाद उनके हाथ से सत्ता खिसक गई, बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सत्ता पे कब्जा किया है वामपंथियों को हराकर, वामपंथियों के इतने बड़े किले और इतने लंबे शासन के ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य से लड़ते हुए उन्होंने जो वहाँ पे अपनी सत्ता बनाई है, तो वो एक तरह से उनकी जो स्ट्रीट फाइट की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सहानुभूति का फैक्टर इस्तेमाल करते हुए वो एक तरह से शहादत और एक तरह से शहीद हो जाएंगी और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का इस समय बीजेपी को जो लगता है कि अपर हैंड है और बीजेपी के पक्ष में माहौल है वो सारा माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए राज्यपाल की तमाम रिपोर्ट के बाद भी बीजेपी का जो एक स्टेट लीडरशिप का जो एक बड़ा तबका है वो चाहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे और उसके अंदर चुनाव कराए जाए, क्योंकि
वो जो लीडर है, वो जो गुट है जिसमें कि ढेर सारे लीडर हैं, उनका आर्गूमेंट ये है कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है वो बिहार में लालू प्रसाद की स्थिति जैसी है, यानी कि समानांतर है, एक जैसी स्थिति है। जिस तरह से बिहार में बूथ लूटे जाते थे, जिस तरह से मतदान केंद्र पर बम चला करते थे और मत की पेटियां जो लूट ली जाती थी और आरजेडी के कार्यकर्ता उस पर ठप्पे लगाते थे, वैसे ही पश्चिम बंगाल में असेंबली के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में उसका वो नज़ीर देते हैं कि पंचायत के चुनाव में जिस तरह का वायलेंस हुआ था, उसी तरह से वहां पर तृणमूल के कार्यकर्ता ईवीएम मशीन को लूटेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन में वहां पे चुनाव कराया जाए। लेकिन जो बीजेपी का सेंटर है और जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो एक तरह से प्रो कॉन्स पे आकलन करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा है कि राष्ट्रपति शासन लगाना कहीं भी एक सही पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं होगी। ममता को इससे फायदा होगा। ममता जो ग्राउंड इस समय लूज कर रही हैं, वो बिल्कुल टर्न अराउंड स्थिति में आ जाएंगी और वो कहीं ना कहीं शहीद बनकर राज्य के विधानसभा चुनाव में फिर से जीत पाएंगी। तो इसलिए वहां पे राष्ट्रपति शासन का जो ऑप्शन है वो तो एक तरह से नीलवटा सन्नाटा, यानी कि उसको खारिज कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि फिर अगर राष्ट्रपति शासन नहीं है तो फिर ममता बनर्जी को कैसे नेल किया जाए। एक तो लड़ाई है कि बीजेपी वहाँ पे पॉलिटिकली, यानी कि राजनीतिक रूप से एक तरह से ममता बनर्जी पर प्रेशर बिल्डअप करे, जो इस समय कर रही है बीजेपी। जेपी नड्डा का प्रेस कॉन्फ्रेंस, राज्यपाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अमित शाह का दौरा, अमित शाह लगातार वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी हैं उनको तलब कर रहे हैं। तो ये सारे तरीके हैं कि एक पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ पे बिल्डअप किया जाए, उस नैरेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से फैलाया जाए कि जब बीजेपी प्रेसिडेंट, बीजेपी के बड़े नेता अगर वो राज्य में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे उस राज्य में सुरक्षित रह सकती है या रह रही है। तो इसलिए इस नैरेटिव को पॉलिटिकली बीजेपी उठा रही है और आने वाले दिनों में और इसको फैलाएगी और इसको बढ़ाएगी। लेकिन जो केंद्र सरकार के पास दूसरा ऑप्शन है, वो केंद्र सरकार उस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर रही है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल खास करके केंद्र की नज़र में एक इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी का जो नेक्सस है, वो जो गठजोड़ है, वो काफ़ी आगे जा चुका है, नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों में जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी होती है, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वहाँ की सत्ताधारी पार्टियों से नहीं मिले होते या उनके बीच में एक दोस्ताना संबंध नहीं होता। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो गुजरात कैडर के ढेर सारे ऑफिसर इस समय पीएमओ से लेकर अलग अलग मंत्रालय में तैनात हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं और इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा तबका है वो इस समय दिल्ली में राज कर रहा है। उसी तरह से जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे तो उनके राज्य में चूंकि चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि केरल कैडर के थे, तो इसलिए ढेर सारे जो ऑफिसर थे वो केरल कैडर के दिल्ली में तैनात थे। तो यानी कि जो मलयाली ऑफिसर थे, जो ब्यूरोक्रेट था, उनका दबदबा था। तो इसलिए अलग अलग प्रधानमंत्री और अलग अलग के मुख्यमंत्रियों के शासन में उस तरह के ब्यूरोक्रेट की तैनाती होती है जो उनके साथ दोस्ताना संबंध रखें, उनके ऑर्डर को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। और इसलिए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन कर आए तो उन्होंने उस ब्यूरोक्रेसी को और टाइट करने के लिए, उस ब्यूरोक्रेसी में और ज़्यादा पैठ बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कदम उठाए, बल्कि कह सकते हैं 2-3 कदम उठाए। पहले कदम की चर्चा करते हैं कि जो कैबिनेट कमेटियों ने अपॉइंटमेंट होती है, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी का सिलेक्शन करती है, उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई सारे मिनिस्टर यानी कि कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन जो कैबिनेट कमेटियों ने अपॉइंटमेंट, जो बाद में उसकी संरचना हुई, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हैं और जो सिलेक्शन होता है वो प्रधानमंत्री यानी कि पीएमओ करता है। और वो फाइल उस जमाने में जब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर थे तो उन्हें भेज दिया जाता था, यानी कि कुल मिलाकर सिलेक्शन पीएमओ करता था ताकि पीएमओ का ज़्यादा दखल हो ब्यूरोक्रेट पे। और उसके बाद एक और परंपरा जो प्रधानमंत्री ने शुरू की कि वो जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर भी हैं, जो एक तरह से बरिस्ता में कम माने जाते हैं सेक्रेटरी की तुलना में, उनसे वो डायरेक्ट उन्होंने संवाद शुरू किया। यानी कि जो सेंट्रल जो फ्लैगशिप स्कीम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से डायरेक्ट डायलॉग करने लगे। और यहाँ तक भी बात उन्होंने कही कि अगर किसी को शिकायत है तो वो डायरेक्टली पीएमओ को कांटेक्ट कर सकता है, प्रधानमंत्री को भी संपर्क कर सकता है। यानी कि इसका मकसद ये था कि ब्यूरोक्रेसी में पीएमओ का ज़्यादा दखल हो, ज़्यादा होल्ड हो। तो वैसे ही स्टेट में मुख्यमंत्री भी ब्यूरोक्रेसी और आईपीएस ऑफिसर में अपना होल्ड बनाए रखते हैं।
अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये जो दोस्ताना संबंध है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है और ब्यूरोक्रेसी जो है, जो आईपीएस ऑफिसर है, वो जो मिनिमम प्रोटोकॉल होता है उसको भी फॉलो नहीं करते। यानी कि जब अगर कोई सेंट्रल मिनिस्टर का दौरा होता है किसी राज्य में, उसके एक मिनिमम प्रोटोकॉल होते हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर, और उनके साथ में वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, वो किस तरह से बिहेव करेगी। वैसे ही अगर बीजेपी प्रेसिडेंट दौरा कर रहे हैं तो उनका एक हायरार्की है, उनकी एक सिक्योरिटी है, उसको लोकल पुलिस कोऑर्डिनेट करेगी, जो कि पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है। तो अब जो सरकार के पास ऑप्शन ये है कि होम मिनिस्ट्री और चूंकि भारत सरकार का जो दूसरा महकमा है जो कि ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करता है, वो उनके पास ये अधिकार है कि वो ब्यूरोक्रेट के सीआरए यानी कि जो उनके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होते हैं, उनके जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, उनकी जो प्रोग्रेस का, उनके आगे ग्रोथ का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, उसमें एक नेगेटिव मार्किंग की जा सकती है। उन्हें ताकीद किया जा सकता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और वो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपकी डेपुटेशन पे, अच्छी प्लम पोस्टिंग पे मिलने में बाधक होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये होम मिनिस्ट्री एक्सप्लोर कर सकता है। और चूंकि बीजेपी का एक लीडरशिप जो पश्चिम बंगाल में पहले ही ऐसे ढेर सारे ब्यूरोक्रेट और आईपीएस ऑफिसर का लिस्ट बना चुका है, जो कि होम मिनिस्ट्री को भेजा जा चुका है कि ये सारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो ममता बनर्जी के इशारे पर तृणमूल के कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं, न कि एक जो इम्पार्शियल, एक निष्पक्ष ब्यूरोक्रेट को बिहेव करना चाहिए वैसा कर रहे हैं। तो इसलिए होम मिनिस्ट्री वो सारे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी को जो पश्चिम बंगाल की लड़ाई है वो राजनीतिक रूप से लड़ना होगा, ममता पर प्रेशर बनाकर, ममता पर एक दबाव बनाकर कि ममता बनर्जी एक तरह से सही ढंग से वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव, जब असेंबली इलेक्शन हो तो निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराएं, और साथ ही जो पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट हो वो सही तरीके से डिप्लॉयमेंट हो। तो ये एक रास्ता बीच का निकल सकता है। ये पश्चिम बंगाल की कहानी और पश्चिम बंगाल बीजेपी और तृणमूल के बीच का जो टकराव है उससे निकलती है कि आने वाले दिनों में ये जो फायरवर्क है और आगे बढ़ेगा और एक तरह से आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे और दोनों के बीच में टकराव और बढ़ेगा। शंकर रेडीमेड द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।